अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डियर्स। आज हमारी गुफ्तगू है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग पर। हम देखेंगे कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, पिटफॉल्स क्या क्या हैं और उन पिटफॉल्स को हम कैसे हल कर सकते हैं। हमारी गुफ्तगू में शामिल है कि रिसर्च प्रपोजल का पर्पस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है रिसर्च प्रपोजल का, और रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में कौन कौन से चैलेंजेस, पिटफॉल्स और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्पस क्या है रिसर्च प्रपोजल का। पहला पर्पस यह है कि हमने ऑडियंस को कन्विंस करना होता है। ऑडियंस दो तरह की होती है, एक हमारा सुपरवाइजर है, दूसरी कमेटी है। और अगर फंडिंग हासिल करनी हो तो फंडिंग एजेंसी भी ऑडियंस में शामिल है। हमने बताना होता है अपने सुपरवाइजर को और कमेटी को कि हमारी रिसर्च सिग्निफिकेंट है, अहम है, वायबल है, यानी हम कर सकते हैं और इसके नतीजे में बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा होगा जो कि बड़ा अहम होगा। दूसरे नंबर पर रिसर्च प्रपोजल से हमारी जो रिसर्च की आउटलाइन बनती है, हमें पता चलता है कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और हमने उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। आमतौर पर रिसर्च प्रपोजल में 1500 से लेकर 3000 तक वर्ड्स होते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले टाइटल आता है। टाइटल कंसाइज होना चाहिए, मुख्तसर हो और इंफॉर्मेटिव हो। खामखा उसमें वर्ड्स ऐसे जिनके कोई मानी नहीं है, जिनके बगैर भी टाइटल मुकम्मल है, वो नहीं लिखने हमने। और फिर टाइटल पढ़ के हमें समझ आ जाए कि रिसर्च किस पर है, क्या है, एसेंस ऑफ रिसर्च टॉपिक में मौजूद हो। उसके बाद आता है जी इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट है रिसर्च प्रपोजल का, उसमें हम कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं और बैकग्राउंड देते हैं अपने रिसर्च टॉपिक का। उसके बाद हम जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको क्लियरली स्टेट करते हैं और फिर रैशनल भी देना होता है स्टडी का कि स्टडी क्यों जरूरी है, और सिग्निफिकेंस भी। सिग्निफिकेंस का मतलब यह है कि हमारी रिसर्च की फाइंडिंग किस फर्द का क्या संवारेंगी या किस काम आएंगी। तीसरे नंबर पर आती है बात लिटरेचर रिव्यू की। तो लिटरेचर रिव्यू में हम जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसको समराइज करते हैं, उसमें मौजूद गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, बयान करते हैं और टॉपिक से मुतल्लिक जो अहम थेरीज हैं, डिबेट्स हैं और मेथडोलॉजीज हैं उनका जिक्र करते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली हमने बयान करना होता है। इसका तरीका यह है कि आप किसी कोलीग से, किसी पीयर से कहें कि इसे पढ़े। अगर उसको वही समझ आए जो आप समझते हैं कि आनी चाहिए तो फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वरना क्लियर नहीं है। पांचवें नंबर पर है थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी बयान करना होता है जो हमारी रिसर्च को गाइड करता है। इसी तरह कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हमारे रिसर्च डिजाइन और एनालिसिस को गाइड करता है, उसे भी हमने क्लियरली बयान करना होता है। छठे नंबर पर है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में हमने आउटलाइन करना होता है रिसर्च डिजाइन को, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के मेथड्स को, और हमने जस्टिफाई करना होता है कि जो मेथड हमने चूज किया वो क्यों किया और जो चूज नहीं किया उसे क्यों चूज नहीं किया। और फिर अपनी रिसर्च की लिमिटेशंस को भी बयान करना होता है
और रिसर्च का प्लान भी देना होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, डाटा कलेक्शन कैसे होगी, एनालिसिस कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने इसमें बयान करनी होती हैं। 7वें नंबर पर है एथिकल कंसिडरेशंस। तो एथिकल कंसिडरेशन को भी हम क्लियरली बयान करते हैं कि हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट किसी तरीके से किसी नुकसान से हमकिनार नहीं होगा। टाइमलाइन भी बड़ी अहम है कि कौन सी स्टेज कितने वक्त में कंप्लीट होगी, और आखिर में रेफरेंसेस की लिस्ट भी जरूरी है। अब हम आते हैं जी फॉर्मेटिंग की तरफ। आमतौर पर स्टूडेंट्स फॉर्मेटिंग में काफ़ी वक्त लेते हैं और फॉर्मेटिंग को उस तवज्जो से नहीं देखते जिस तवज्जो से उसे देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर अदारे का अपना फॉर्मेट होता है और वो जो भी रिसर्च पढ़ते हैं जहाँ से भी हो उसी इदारे का फॉर्मेट लेकर लिख देते हैं और अपने इदारे का फॉर्मेट नहीं देखते। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट देखें, उसके मुताबिक रिसर्च प्रपोजल बनाएं और डिटेल से जो गाइडलाइंस हैं, साइटेशन से मुतालिक जो वर्ड काउंट है, जो स्टाइल है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तवज्जो से देखने भी हैं और साथ अटैच भी करने हैं। अब हम आते हैं जो इस वीडियो का एसेंस है कि चैलेंजेस क्या हैं, पिटफॉल्स क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं रिसर्च प्रपोजल राइटिंग में। तो सबसे पहला चैलेंज हमें आता है नैरोइंग डाउन द रिसर्च टॉपिक। चैलेंज क्या है? जो बिगनर्स हैं वो बहुत ब्रॉड एरिया ले लेते हैं। सुपरवाइजर कहते रहते हैं कि इसको नैरो डाउन करें, लेकिन उन्हें मुश्किल पेश आती है उसको स्पेसिफिक करने में, नैरो डाउन करने में और सर्चेबल प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में या नैरो डाउन करने में। पिटफॉल क्या है? पिटफॉल ये है कि trying to cover too much within one proposal, this can lead to lack of focus and clarity। कि वो चूंकि टू मच कवर करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए जेनेरिक टर्म्स लिख देते हैं और सुपरवाइजर और पीयर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो वो कोई मतलब बता नहीं पाते। हल क्या है जी? engage in preliminary literature reviews to identify gaps and define your topic to a manageable scope। सो पहले वाले लिटरेचर को तवज्जो से देखें, उसमें गैप फाइंड करें और फिर टॉपिक ऐसा लें जिसको 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर मैनेज कर सकें, कंप्लीट कर सकें। दूसरा हमारा जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो formulating clear and researchable objectives is critical but challenging। critical भी बहुत है और challenging भी है। इसमें पिटफॉल क्या होता है? हमारा जो पिटफॉल है इसमें वो है writing vague or unfocused objectives that do not lend themselves to empirical investigation। हम ऐसे ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं जो या तो वेग होते हैं, अनक्लियर होते हैं या अनफोकस्ड होते हैं, जिनको हम एम्पिरिकली इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकते। तो सॉल्यूशन क्या है? वर्क आइटरेटिवली ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सीकिंग फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर और पीयर्स और बोथ। तो हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, हम पीयर से डिस्कस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, फिर पीयर से डिस्कस करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, सुपरवाइजर से डिस्कस करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं। तो कंटिन्यूसली कोई बंदा भी इतना अफलातून नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव लिखे और ठीक हो जाए। अब मेहनत करनी पड़ती है, बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं, जिससे हम डिसहार्ट नहीं होते और लर्न करते रहते हैं। Ensure that each objective is specific, measurable, and aligned with your study's purpose and topic। हर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, क्लियर हो और अलाइंड हो हमारी स्टडी से, हमारे टॉपिक से। तीसरा चैलेंज है लिटरेचर रिव्यू में जो डिफिकल्टीज आती हैं।
The literature review needs to be comprehensive, up to date and relevant to proposed research. तो ये चैलेंज है कि हम कैसे कंप्रीहेंसिव लिटरेचर रिव्यू करें जो अप टू डेट हो और रेलेवेंट हो। पिटफॉल क्या है, हम क्या कर बैठते हैं? Relying too heavily on outdated sources or failing to collect the literature to your research questions. तो दो काम करते हैं, या तो पुराना लिटरेचर ले आते हैं या वो हमारे टॉपिक से कनेक्टेड नहीं होता, इररेलेवेंट होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? Use a systematic approach to reviewing literature and organize your sources thematically to highlight the research gap. Systematic literature review with the help of artificial intelligence एक वीडियो है, उसमें ये सारी डिटेल दी गई है। तो हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइज्ड रहना है, फोकस्ड रहना है, ताकि हम लिटरेचर रिव्यू से अपनी रिसर्च का गैप जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के इश्यूज भी चैलेंज बनते हैं। Selecting an appropriate theoretical or conceptual framework can be confusing for beginners. So beginners confuse हो जाते हैं कि कैसे वो appropriate theoretical और conceptual framework बनाएं। पिटफॉल क्या है, होता क्या है, हम क्या कर बैठते हैं? Choosing a framework that does not fit the research design or failing to clearly explain its relevance. ऐसा फ्रेमवर्क बना लेते हैं जो कि हमारी रिसर्च के साथ फिट ही नहीं बैठता और उससे रेलेवेंट ही नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? Seek guidance from your supervisor and ensure you understand how your chosen framework will guide your studies methodology and analysis. यानी एक तो सुपरवाइजर से गाइडेंस ले, दूसरा देखें कि आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कैसे आपकी स्टडी की मेथडोलॉजी और एनालिसिस को गाइड करता है। अगर गाइड नहीं कर रहा तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मुनासिब नहीं है। 5वें नंबर पर है जी चैलेंज है वो मैथडोलॉजी की कंफ्यूजन है। यूजुअली जो रिव्यूअर्स हैं वो मैथडोलॉजी के पार्ट पर आके वो कहते हैं ये तो कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, और हम कहते हैं कि हमने तो बड़ी मेहनत से लिखा था। फिर हम ये भी बयान करते हैं कि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी और वहां भी ऐसे ही लिखा हुआ था, वो कहीं अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था, अपने लिए लिखा हुआ था। हमने जब अपनी स्टडी के लिए लाते हैं तो उसको उस स्टडी के मुताबिक करने की जरूरत होती है। तो चैलेंज क्या है? डिजाइनिंग ए मेथडोलॉजी दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर रिसर्च questions, search objectives, feasible within your constraints, time, resources, access to data. तो आपने मेथडोलॉजी ऐसी लेनी है जो आपके लिए फीजिबल हो, मुनासिब हो, डूएबल हो, वक्त के हिसाब से, डाटा की एक्सेस के हिसाब से और बाकी रिसोर्सेज के हिसाब से। तो हम क्या कर बैठते हैं? पिटफॉल क्या है? Using methods that are not well suited to your research goals or understanding the complexity of data collection and analysis. ऐसा मेथड हम लिख देते हैं जिसको हम जानते ही नहीं है कि कंप्लीट कैसे करेंगे, तो वो कंप्लीट हो भी नहीं सकता। लेकिन जैसे कोई सुपरवाइजर और कमेटी पहले ही हमें कहती है कि ये नहीं हो सकता, तो हम बाज़-औक़ात तो करेक्ट कर लेते हैं, बाज़-औक़ात मिलाल का शिकार होते हैं, हालांकि वो हमारे भले के लिए होता है। इसका हल क्या है जी? Be realistic about what you can accomplish and ensure your methods align with your objectives. Consider conducting pilot studies if possible. तो हमेशा वही प्लान करें जो आप कर सकते हैं, वही मेथड्स लें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो। बेस्ट ये है कि पायलट स्टडी कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये हो भी सकता है या नहीं जी। तो छठा चैलेंज है जी टाइम मैनेजमेंट। थीसिस लेट होते हैं, जो हमारा काम जो है वो पीछे रह जाता है। तो चैलेंज क्या है जी? बैलेंसिंग प्रपोजल डेवलपमेंट विद आवर रिस्पांसिबिलिटीज कैन बी डिफिकल्ट। हमारी दूसरी भी तो रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, तो हमें उनको भी जहन में रखना होता है प्रपोजल डेवलप करते हुए। तो पिटफॉल क्या है, हम क्या कर बैठते हैं? Underestimating the time required for thorough research and writing.
यानी जो रिसर्च के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है कि 2 महीने में हो जाएगा, हालांकि वो 10 महीने का काम होता है। हल क्या है जी? क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइम लाइन एंड स्टिक टू इट। एलोकेटिंग टाइम फॉर रिसर्च, राइटिंग एंड रिविजन्स। थीसिस मुकम्मल करने के बाद भी 6 महीने चाहिए होते हैं उसे अच्छी तरह राइटिंग को मैच्योर करने के लिए, तो उस टाइम को भी हमने शामिल करना होता है। सातवां जी हमारा चैलेंज है जी राइटिंग स्टाइल और क्लैरिटी। तो चैलेंज क्या है जी? एकेडमिक राइटिंग particularly in research proposals requires clarity and precision। क्लियर भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। तो पिटफॉल क्या है या हम क्या कर बैठते हैं? यूजिंग ओवरटली complex लैंग्वेज, नॉट क्लियरली कम्युनिकेटिंग योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रैशनल। स्टूडेंट समझते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज लगाएंगे तो जूरी कहेगी कि बड़ा जबरदस्त काम है, हालांकि क्लैरिटी ही मसले का हल होती है। सोल्यूशन क्या है? राइट क्लियरली, कंसाइजली, मुख्तसर लिखें, क्लियर लिखें, जॉर्गन्स यूज ना करें और फीडबैक ले लें अपनी राइटिंग पर क्लैरिटी के लिए। आठवां चैलेंज है जी अलाइनमेंट बिटवीन कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो अलाइनमेंट है, टॉपिक की ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव की टूल से, और टूल की आगे उसके डाटा एनालिसिस से, और डाटा एनालिसिस की ऑब्जेक्टिव से, और जो फाइंडिंग की भी हमारे ऑब्जेक्टिव से, कंक्लूजन की ऑब्जेक्टिव से। तो ये सारी जिसे हम मेथोडोलॉजिकल फिट कहते हैं, इस सब का ध्यान रखना होता है। तो देखते हम चैलेंज को। चैलेंज क्या है? इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चंस, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथोडोलॉजी। इन सब में कंसिस्टेंसी जरूरी है। पिटफॉल क्या है जी? Proposing methods that do not adequately address your research questions, having disconnected sections in your proposal। तो मुख्तलिफ जो प्रपोजल के सेक्शन है वो आपस में एडजस्ट नहीं होते, तभी कहते हैं कि आपकी प्रपोजल में कंट्राडिक्शंस हैं। तो इस पिटफॉल का सोल्यूशन क्या है? रेगुलरली रिव्यू योर प्रपोजल एज ए होल, सीक फीडबैक टू इंश्योर अलाइनमेंट अमंग ऑल पार्ट्स। रिव्यू करें, बार बार पीयर से रिव्यू करवाएं, सुपरवाइजर से रिव्यू करवाएं, ताकि उसमें अलाइनमेंट रहे। नाइन्थ चैलेंज है जी डीलिंग विद फीडबैक एंड रिवीजन्स। फीडबैक और रिवीजन बहुत बड़ा काम होता है, इसको हम इजी लेते हैं, हम तवक्को करते हैं जो हम लिख के लेके जाएंगे, हमने बड़ी मेहनत से लिखा है तो वो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब रिजल्ट इसके अवर्स आता है तो हम फिर जो हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो पहले से हमें जानना है कि चैलेंज क्या है। रिसीविंग क्रिटिकल फीडबैक कैन बी डिसहार्टनिंग, स्पेशली फॉर बिगनिंग्स। जो बिगनर्स है, आप देखें जितना रिसर्च का नॉलेज कम होगा, रिसर्चर नया होगा, उतना ही वो फीडबैक से परेशान होता है। जब रिसर्चर सीनियर हो जाता है तो वो फीडबैक से खुश होता है। अब सीनियर का तल्लक उसका ये नहीं कि 6 साल हो गए तो सीनियर हो गया, उसका तल्लक उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस से है, उसके नॉलेज से है, उसके रख रखाव से है, उसकी जो अपना फ्रेम ऑफ माइंड से है। तो पिटफॉल क्या है, या आमतौर पर स्टूडेंट क्या कर बैठते हैं? टेकिंग फीडबैक पर्सनली एंड बिकमिंग डिफेंसिव रेदर देन यूजिंग इट कंस्ट्रक्टिवली। तो जब भी फीडबैक दिया जाता है तो तालिब इल्म बयान करना चाहता है कि वो उसने ये कैसे किया है, दरअसल उसका वो मतलब ही नहीं था जो समझ लिया गया है। तो मुझे ज़रा वक़्त दें, मैं ज़रा आपको बताता हूं कि कैसे मैंने इस बात तक पहुंचा, या किसने मुझे मिसगाइड किया, या 2 दफ़ा मैंने पहले दिखाया था, पहले तो मेरा ठीक था, फिर आपके कहने पर, आप जैसे के कहने पर मैंने ऐसे कर लिया है, यानी डिफेंसिव होता है। तो जब तक हम डिफेंसिव रहते हैं हमारी लर्निंग स्टॉप ही रहती है। तो इस पिटफॉल से हमने बचना है कि फीडबैक को पर्सनली नहीं लेना, अपने ऊपर नहीं लेना, वो काम के ऊपर है, और ना ही डिफेंसिव होना है। डिफेंसिव होने की निशानी ये है कि हम आगे से बोल के एक लंबी बात सुनाना चाहते हैं। सोल्यूशन क्या है? अप्रोच फीडबैक विद एन ओपन माइंड एंड बी विलिंग टू मेक चेंजेस। माइंड को ओपन रखें और चेंज कर लें, डिफेंसिव ना हो। रिमेंबर दैट रिवीजन आर पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिवीजन ही तो रिसर्च है सारी। 10th चैलेंज है जी रिसोर्स कंस्ट्रेंट।
रिसोर्स नहीं मिलते। देखें क्या है ये चैलेंज। लिमिटेड एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज सच एज रिसर्च मटेरियल, सॉफ्टवेयर एंड डाटा सोर्सेज। पिटफॉल क्या है? प्रपोजिंग ए प्रोजेक्ट दैट इज नॉट फिजिबल ड्यू टू रिसोर्स लिमिटेशंस। हम एक टॉपिक ले आते हैं और बाद में कहते हैं सर इस पे तो डाटा नहीं मिल रहा, देखें वहां पर महंगे महंगे आर्टिकल हैं, वो तो इतने पैसे मांग रहे हैं। तो पहले ही सोचना है कि जो जिन हालात में अल्लाह ने पैदा किया है, हमसे पीएचडी करवा रहा है, हमसे एमएस करवा रहा है, उन्हीं हालात में हमने थीसिस भी करना है। सोल्यूशन क्या है? Identify potential challenges early and consider alternative strategies or simplified versions of your proposed method. तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज पर जाएं, जो अवेलेबल है वही हम ले सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है वो लिया नहीं जा सकता, तो हमने अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है। अब 11वां और आखिरी चैलेंज है जी, ये है जी ओवरलुकिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। चैलेंज क्या है? आर्टिकुलेटिंग द इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड में सिग्निफिकेंस को बयान करना एक चैलेंज है। पिटफॉल क्या है जी? फेलिंग टू कन्विंस रीडर्स व्हाई योर स्टडी इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो हम अपने सुपरवाइजर को, पढ़ने वाले को ये नहीं समझा पाते कि हमारी स्टडी अहम क्यों है। सोल्यूशन क्या है? Clearly state the practical and theoretical implications of your research. Connect them to current educational challenges. बताएं कि एजुकेशन में ये मसला दरपेश है और मेरी जो रिसर्च है उसको हल करने में कैसे कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम वैसे ही कहते रहेंगे ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये बड़ी अहम है, तो इसमें कोई मानी मौजूद नहीं होते। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।